हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हर बार की तरह मैं डॉक्टर सलीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इस हफ्ते की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज और साथ ही साथ करंट अफेयर लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इन सब को हमें देखना है, इन्हें समझना है और साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, उनके जवाब भी आपको देने हैं। तो आज जो भी टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कवर करने वाले हैं, उनमें से शामिल है पृथ्वी 2 मिसाइल का जो टेस्ट किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आर लायरे स्टार्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अल्जाइमर डिसीज की ड्रग जो है वो बहुत रेयर ड्रग को इस बार जो है वो अनुमति दी गई है, उसको एक तरीके से अप्रूवल दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। वायरोवोर नाम का एक नए ऑर्गेनिज्म का पता चला है, ये क्या करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है इस बात को। ठीक है, ये बात जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, एक नए तरीके का ऑर्गेनिज्म पता चला है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जो है लाइव स्टॉक पशुधन ब्रीड यानी कि इंडिजिनस लाइव स्टॉक यानी कि इंडिया में पाई जाने वाली कुछ नई स्पीसीज लाइव स्टॉक में ब्रीड्स में शामिल की गई हैं इंडिया के अंदर, तो उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी स्पीसीज हैं, कहां पे पाई जाती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत जल्दी हमारी आर्मी, हमारी जो डिफेंस सिस्टम है उसमें शामिल किया जाने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये क्या है। और हर एक टॉपिक को जब मैं समझाऊंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों की नॉलेज को थोड़ा चेक करने के लिए, थोड़ा सा आपको टटोलने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, उसका जवाब भी दीजिए। और अपनी जो नॉलेज है और साथ ही साथ अपनी तैयारी को इससे पता भी कीजिए कि मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन, बहुत मजा आने वाला है। बहुत हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पृथ्वी 2 के टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी 2 का अभी हाल ही में टेस्ट किया गया है, इसी हफ्ते टेस्ट किया गया है। तो क्या सर ये पहली बात पृथ्वी 2, असल पहली बात तो ये पृथ्वी 2 है क्या, मैं आपको बता दूं, वैसे आपको पता होगा, लेकिन पृथ्वी 2 एक मिसाइल है। और कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। इंडिया की एक बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 2, जो कि एसआरबीएम कैटेगरी के अंतर्गत आती है। एसआरबीएम का मतलब होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहा जाता है? जिनकी रेंज 100 किलोमीटर से लेकर लगभग 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक की रेंज होती है। ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल को हम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में रखते हैं। तो पृथ्वी 2 की जो रेंज है वो इसी के अंतर्गत आती है, इसी वजह से इसे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये एक एसआरबीएम है, यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। जो लोग बैलिस्टिक मिसाइल नहीं जानते वो भी जान लें कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एक स्पेसिफिक पाथवे को फॉलो करती है जब उसे लॉन्च किया जाता है। हमेशा ऐसे पैराबोलिक पाथवे को ये फॉलो करती है। अगर ये लॉन्च की गई तो फिर ये ऐसे पैराबोलिक तरीके से ये मूवमेंट करेगी, ये एक ऊंचाई पर जाएगी, फिर अर्थ की ग्रेविटी से ये अट्रैक्ट होकर ये अपने टारगेट को अचीव करती है, टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। तो पैराबोलिक पाथवे को अपनाती है ये बैलिस्टिक मिसाइल। तो ऐसी मिसाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो हमारी पृथ्वी 2 है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज जो है 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में है, इसलिए इसे एसआरबीएम की कैटेगरी में रखा गया है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में रखा गया है। अब बात होती है कि इसको टेस्ट कहां पर किया गया है। तो इसको उड़ीसा कोस्ट पर, यानी कि उड़ीसा के तट पर इसे टेस्ट किया गया है। उस जगह का नाम है चांदीपुर। चांदीपुर जो टेस्टिंग रेंज है वहीं पर इसको टेस्ट किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन यह भी उठता है कि क्या सर पृथ्वी 2 पहली बार टेस्ट की गई है? नहीं, पृथ्वी 2 बहुत बार टेस्ट की गई है। दिन में भी टेस्ट की गई है, रात में भी टेस्ट की गई, और हर बार मैक्सिमम टाइम ये पूरी तरीके से सफल रही है। तो सर ये नई बात क्या है? नई बात इसलिए है क्योंकि हम समय समय पर इसमें बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं, बहुत सारी एडवांसमेंट करते रहते हैं, या जो चीज जैसे होता है ना भाई, हमारा हथियार रखा हुआ है लेकिन हथियार रखे रखे ये पूरी तरीके से ऐसा तो नहीं है कि हम इसमें कुछ कमी आ गई हो, कोई दिक्कत आ गई हो, तो उसको टेस्ट करते रहना चाहिए। तो ये टेक्निकल जो है उसकी जो चीजें होती हैं उनको समझने के लिए और उनको बार बार टेस्ट करने के लिए कि हम लड़ाई के वक्त पर ऐसी जरूरत अगर हमें पड़ जाए तो हम ऐसा ना हो जाए कि हमारा हथियार काम ना करे। तो इसलिए हम लोग टेक्निकल उसकी चीजों को समझ और बढ़ाने के लिए टेक्निकली उसको बार बार कई बार टेस्ट करते रहते हैं, कि जिससे कि हमारा हथियार जो है वो पूरी तरह से तैयार है और कभी भी जरूरत पड़ी तो हम इसे फायर कर सकते हैं। तो हर मिसाइल को समय समय पर टेस्ट किया जाता
रहता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बॉर्डर पर टेंशन वेंशन पड़ती है तो ऐसे समय भी हम टेस्ट करते हैं, जिससे कि हम दुश्मन को दिखा पाए कि देखो भैया घबराओ मत, हम तैयार हैं, हम हर तरीके से तैयार हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से भी तैयार हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अग्नि 5 को भी टेस्ट किया था, तो हम उस तरीके से लॉन्ग रेंज जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ भी तैयार हैं। तो कभी कभी हम उस मोशन के साथ भी इस चीज को करते हैं। तो लेकिन जो डीआरडीओ ने कहा है, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, कि हमने टेक्निकल समझ को इसको टेक्निकल अपनी चीजों को, कि हमारे टेक्निकल जो भी हमारे वो हैं पैरामीटर्स हैं, उन पे ये पूरी तरीके से खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही, इसके लिए हमने इसको एक बार टेस्ट किया है। तो ये कहां पर टेस्ट की गई, कैसे टेस्ट की गई, क्यों टेस्ट की गई, इसको मैंने बता दिया। अब थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं कि ये एसआरबीएम है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो सर इसकी रेंज क्या है तो 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर के अंतर्गत आती है, लेकिन इसकी स्पेसिफिक रेंज जो है वो 250 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर की है। तो इसकी रेंज कितनी है, 250 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर की है। ठीक है, ये कितना वॉरहेड ले जा सकती है, यानी कितना हथियार ले जा सकती है, ये 500 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम के वॉरहेड को ले जा सकती है, जिसके अंदर केमिकल वेपन भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन भी हो सकते हैं, और वक्त पड़ने पर न्यूक्लियर वेपन भी ये कैरी कर सकती है। तो 500 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम के वॉरहेड को ये कैरी कर सकती है। ठीक है, एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये अपने टारगेट को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से जो है अचीव करती है, और अपने टारगेट को बड़ी सटीक तरीके से, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी से अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करती है। इसके अलावा क्या पृथ्वी 2 का जो टेस्ट है, सर आपने कहा कि दिन में भी की गई है, रात में भी की गई है इसको कई बार टेस्ट। जी हां, पृथ्वी 2 को कई बार दिन में भी किया गया है टेस्ट, और रात में भी टेस्ट किया गया, और ये दोनों तरीके से सक्सेसफुल मानी जाती है। ठीक है, 2019 में, इस बार तो दिन में की गई, लेकिन 2019 एंड 2020 में हमने इसके रात के भी टेस्ट किए हैं, यानी कि इसको रात में हमने टेस्ट करके देखा है कि क्या ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ टारगेट को रात में भी अचीव करती है। तो ये काफी सक्सेसफुल देखी गई जब इसको रात में टेस्ट किया गया 2019 एंड 2020 में, जब ये इसने अपने टारगेट को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से, बहुत एक्यूरेसी के साथ इसने डिस्ट्रॉय किया। तो पृथ्वी 2 हमारे जो हथियारों का जो बेस है, उसमें जो हमारे पास एक कह सकते हैं ना जखीरा है, उसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका स्पेसिफिक पोजीशन है, और वो जो है ये बार बार अपने आप को प्रूफ करती है कि नहीं भाई, हम बिल्कुल तैयार हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। ठीक है, पृथ्वी 2, और साथ ही साथ हमारी जो डिफेंस सिस्टम है वो भी पूरी तरह से तैयार है किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। तो ये जो पृथ्वी 2 है, बात आती है कि पृथ्वी 2 को सर कब बनाया गया था, क्या बनाया गया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, इंडिया में हमारे पास अलग अलग नीड की हमें मिसाइल की जरूरत थी। मतलब कभी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल की जरूरत थी, लंबी रेंज की मिसाइल की जरूरत थी, छोटी रेंज की मिसाइल की जरूरत थी। ठीक है, एंटी टैंक को, यानी जो दुश्मन का टैंक होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल की जरूरत थी। तो हर रेंज की मिसाइल हमारे पास हो, इसके लिए एक प्रोग्राम जो है वो डीआरडीओ ने चलाया। ठीक है, जिसे नाम दिया गया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। ठीक है, जिसमें हमने कई प्रकार के कई प्रकार की मिसाइलों को बनाया, कई टाइप की मिसाइलों को बनाया, जो अलग अलग नीड पर हमारे काम आ सके, जब जरूरत हमें पड़े तो हमें काम आ सके। तो ये जो IGMDP प्रोग्राम शुरू किया गया, इसकी शुरुआत हुई थी 1982 से 1983 के बीच में। ठीक है, और इसको जो लीड किया था, जिसके गाइडेंस में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, वो थे भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के गाइडेंस में IGMDP की शुरुआत हुई थी, जिसमें हम अलग अलग टाइप की, अलग अलग नीड की जो है मिसाइल्स को हमने बनाना स्टार्ट किया। तो इसमें 5 मिसाइलें जो है बनाई गई। इस नीड को देखते हुए हमने 5 मिसाइल को इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 5 मिसाइल्स को बनाया। इनमें 5 मिसाइल में थी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी जिसके बारे में आपने जाना, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ठीक है, सरफेस टू सरफेस का मतलब सरफेस से गई और सरफेस पर अटैक किया, सरफेस से लॉन्च की गई, सरफेस पर अटैक किया। तो ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, पृथ्वी इसके अंतर्गत IGMDP के अंतर्गत बनाई गई। दूसरा बनाई गई अग्नि। ठीक है, अग्नि जो है वो शॉर्ट टू इंटरकॉन्टिनेंटल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल भी है, यानी कि ये
इसमें इसके कई टाइप हैं, अग्नि के कई टाइप हैं, पृथ्वी के भी कई टाइप हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 है। इसी तरीके से अग्नि के भी कई टाइप हैं, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें अग्नि 1 जो है वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, तो अग्नि 5 जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है 5000 से 8000 किलोमीटर की है। ठीक है, तो अग्नि 5 जो है, अग्नि जो मिसाइल हमने बनाई है वो शॉर्ट रेंज की भी बनाई है और साथ ही साथ इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की भी मिसाइल हमने बनाई है। इसके अलावा IGMDP के अंतर्गत जो है वो बनाया गया है त्रिशूल मिसाइल। त्रिशूल मिसाइल जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब अगर दुश्मन का जहाज या हेलीकॉप्टर आपके आसमान में आ जाता है तो आप सरफेस से इसको लॉन्च कर देते हैं और ये सरफेस से लॉन्च होकर ये दुश्मन के जहाज को या हेलीकॉप्टर को या भी जो भी एरियल जो भी टारगेट होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो त्रिशूल मिसाइल जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, फिर आ जाती है नाग मिसाइल। नाग मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट, यानी एक बार आपने दाग दिया, दागो और भूल जाओ, यानी एक बार दागा ये अपने टारगेट को ढूंढते हुए ये उस पर अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देगी। तो नाग का टारगेट क्या होता है? नाग का जो टारगेट है वो एंटी टैंक मिसाइल है, यानी कि ये टैंक को टारगेट करती है। जो बैटलफील्ड में टैंक्स चल रहे होते हैं उनको टारगेट करके उनको डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है नाग मिसाइल। इसके अलावा आकाश मिसाइल इसी IGMDP के अंतर्गत बनाई गई है, जिसका नाम जो आकाश मिसाइल है, आकाश मिसाइल भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल मैंने आपको पहले बताया, सरफेस से लॉन्च की जाती है और हवा में मौजूद टारगेट को ये डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, तो ये जो 5 मिसाइलों को बनाया गया ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया, जिसकी शुरुआत 1982-83 से हुई थी और इसके बाद ये जो IGMDP प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया 2008 में। हम 2008 में इन सारी 5 मिसाइल को हमने पूरी तरीके से तैयार कर लिया और अपने डिफेंस सिस्टम में इसको शामिल कर लिया। ठीक है, इस अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो IGMDP है उस प्रोग्राम में ये जो मिसाइल्स बनाई गई हैं, ठीक है, मिसाइल्स बनाई गई हैं उनके कौन नाम क्या क्या है, तो इसको पटना से याद रखिएगा। पटना यानी कि P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर आकाश। तो पटना के नाम से इसे याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी मिसाइल जो हैं इस प्रोग्राम के अंडर बनाई गई। ठीक है, पटना से। अब आ जाता है ये क्वेश्चंस पर, हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो मैंने बताया था कि पृथ्वी 2 की रेंज आपको पता हो गई। अब आप अपनी नॉलेज से, प्रायर नॉलेज से, पहले की नॉलेज से या सोच कर बताइए कि पृथ्वी 1 और पृथ्वी 3 की रेंज क्या है। ठीक है, पृथ्वी 1 और पृथ्वी 3 की रेंज, पृथ्वी 1 की रेंज 800 किलोमीटर और पृथ्वी 3 की 1500 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी 1 की 200 किलोमीटर, पृथ्वी 3 की 1000 किलोमीटर, पृथ्वी 1 की 150 किलोमीटर, पृथ्वी 3 की 350 किलोमीटर से 750 किलोमीटर, पृथ्वी 1 की जो है वो 1000 किलोमीटर और पृथ्वी 3 की 3500 किलोमीटर। कौन सी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इसका आंसर अभी मैं आप लोगों को डिस्क्लोज नहीं करूंगा, इसका आंसर जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो है मैं पर्सनली अपने कमेंट बॉक्स में आकर सारे के सारे आंसर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करूंगा और हो सकेगा तो उसे पिन कर दूंगा, जिससे आप आंसर का पता कर सकेंगे। वैसे मुझे लगता है कि आप लोग बहुत सही आंसर देने वाले हैं, तो इसलिए मुझे आंसर बताने की जरूरत नहीं। ये आपका एक तरीके से प्रायर नॉलेज का टेस्ट है। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे लगता है 100% आप लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे उसके टॉपिक के जो इस वक्त इस दूसरे करंट अफेयर की तरफ। आर लायरी स्टार्स। तो आप समझिए कि ये स्टार्स इस हफ्ते काफी चर्चा में रहे। तो ये आर लायरी स्टार्स होते क्या हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो होता यह है कि देखिए सर, हम लोग एक सोलर सिस्टम में रहते हैं। एक सन जो है वो हमारा एक स्टार है, ठीक है, स्टार है, और उस स्टार में के चारों तरफ जो है वो अर्थ जो है चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये आपको पता है। तो इसमें हमारे अर्थ जैसे ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है जो सन का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, सन की ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो अब सन ये इसे कहा जाता है कि सोलर सिस्टम, इसे कहा जाता है सोलर सिस्टम, यानी सन और सन के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उन्हें कहा जाता है, इसको पूरा सिस्टम को कहा जाता है सोलर सिस्टम। तो हमारा एक सोलर सिस्टम है और हमारा स्टार क्या है? हम सोलर सिस्टम के पार्ट हैं और हमारा स्टार कौन सा है? सन है। सन जैसे बिलियंस स्टार्स, ठीक है, अरबों तारे एक
जगह पर पाए जाते हैं, हाई डेंसिटी में मौजूद होते हैं, और वो बिलियन तारों की जो का ग्रुप होता है, ठीक है, या जो इस तरह सन जैसे बिलियन स्टार जहां पर पाए जाते हैं, एक ग्रुप में हाई डेंसिटी में पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, गैलेक्सी बोलते हैं। तो हम जिस गैलेक्सी में मौजूद हैं, जिस ग्रुप ऑफ स्टार्स में मौजूद हैं, ठीक है, उसे मिल्की वे कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी में हम मौजूद हैं। तो ये आपको जो दिखाई पड़ रही है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है। ये क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी है। अब जब मिल्की वे गैलेक्सी है, तो मिल्की वे गैलेक्सी के बगल में ऐसी दूसरी गैलेक्सी भी मौजूद होंगी। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग, मैंने क्या बताया कि आप एक स्टार सिस्टम में मौजूद हैं, एक सोलर सिस्टम जो हमारा स्टार सिस्टम में हम मौजूद हैं, हमारी अर्थ मौजूद है। ठीक है, और इस ऐसे बिलियन स्टार मिलकर क्या बनती है? ठीक है, ऐसे बिलियन स्टार मिलकर क्या बनती है? एक गैलेक्सी बनती है। और ऐसी जो है वो बिलियन बिलियन गैलेक्सी मिलकर जो है वो गैलेक्सी क्लस्टर्स बनते हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे गैलेक्सी क्लस्टर्स मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा यूनिवर्स बनाते हैं। अब तो मल्टीपल यूनिवर्स की भी बात हो रही है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो बताइएगा, मल्टीपल यूनिवर्स के बारे में भी कभी किसी वीडियो में बात की जाएगी। तो इस तरीके से मल्टीवर्स माना जाता है कि मल्टीवर्स भी पॉसिबल है। ठीक है, तो स्टार, फिर उसके बाद गैलेक्सी, फिर गैलेक्सी क्लस्टर, फिर इस तरीके से पूरा का पूरा जो है वो यूनिवर्स बनता है। ठीक है, तो हमारी गैलेक्सी यहां पर मौजूद है, तो यहीं पर कहीं पर दूसरी गैलेक्सी भी मौजूद होगी। तो हमारे पास में जो सबसे जो करीब गैलेक्सी है, यानी हमारे मिल्की वे से से सबसे करीब जो गैलेक्सी है, उसे एंड्रोमेडा कहते हैं। ठीक है, तो ये एंड्रोमेडा है, और ये मान लीजिए हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा के बीच में एक बाउंड्री होती है। ठीक है, बाउंड्री होती है। ठीक है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री होती है, या कह सकते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का जो सबसे दूर जो मतलब इसकी कह सकते हैं सीमा रेखा होती है, जो इसकी बाउंड्री होती है, उसे आउटर हेलो कहते हैं। और क्या बोलते हैं? आउटर हेलो। ठीक है, और इसकी जो इनर बाउंड्री होती है, यानी दो बाउंड्रीज होती हैं हमारे इस पूरे के पूरे गैलेक्सी की। एक इनर हेलो, इनर बाउंड्री को इनर हेलो बोलते हैं, और आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं? आउटर हेलो कहते हैं। ठीक है, आउटर हेलो के नाम से जानी जाती है। तो ये इनर हेलो और आउटर हेलो जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो आउटर हेलो है, जो बिल्कुल आउटर बाउंड्री है हमारे मिल्की वे की, तो इस आउटर हेलो में कुछ स्टार्स मौजूद होते हैं जो स्पेसिफिक उनका एक सिस्टम होता है। ठीक है, वो हमारे गैलेक्सी के अगर हम सेंटर से माने तो सबसे दूर में पाए जाते हैं। तो किसी भी गैलेक्सी के सबसे दूर जो स्टार्स मौजूद होते हैं, जो गैलेक्टिक जो न्यूक्लियाई होता है या गैलेक्टिक जो सेंटर होता है, उससे बहुत दूर होते हैं, बिल्कुल उसके आउटर बाउंड्री पे होते हैं, आउटर हेलो पे होते हैं। ठीक है, तो उन्हें ही हम लोग क्या नाम देते हैं? लायरे स्टार्स के नाम से जानते हैं। तो लायरे स्टार्स जो हैं, अब मुझे लगता है आपको 100% बात समझ में आ गई होगी लायरे स्टार्स क्या होते हैं। यानी कि मिल्की वे के अगर हम लोग जो अभी रिसेंटली हमने कुछ स्टार्स को डिस्कवर किया है, जो लायरे स्टार्स हैं, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बाउंड्री, आउटर बाउंड्री यानी आउटर हेलो पर पाए जा रहे हैं। इनकी खास बात क्या होती है? इनकी खास बात यह होती है कि ये जो है ये पल्सेट करते हैं, यानी कि जैसे दिल की धड़कन, जैसे इलेक्ट्रो ईसीजी आप लोगों ने देखा है ना कि वो होता रहता है, लब डब करके, ऐसे करके होता है कि एक बार में बहुत तेजी से चमकता है और उसके बाद धीरे धीरे मतलब ऐसे लब डब, इस तरीके से आपने देखी होंगी ना हार्ट रेट आपने देखा होगा। तो ईसीजी में क्या होता है? ऐसे वेव्स उठती हैं और फिर उसके बाद ऐसे फिर दूसरी वेव्स उठती हैं, फिर ऐसे वेव्स उठती हैं। तो उसी तरीके से ईसीजी की तरीके से इसमें क्या होता है कि एक बार चमक बहुत तेजी से आती है और फिर धीरे धीरे ये बुझ जाती है, फिर चमक आती है, फिर बुझ जाती है। ठीक है, फिर इसकी चमक कम हो जाती है। जब ये चमकते हैं ये स्टार्स, फिर उसके बाद धीरे धीरे इनकी चमक कम हो जाती है, फिर चमकते हैं बहुत तेजी से चमक इनमें निकलती है, फिर धीरे जो है, तो जैसे हमारी दिल की धड़कन होती है ना, लब डब, तो उसी तरीके से दिल की धड़कन की तरह से जो हमारा ईसीजी होता है, उसकी तरीके से इनमें जो है बहुत तेजी से पहले एक चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, बहुत तेजी से इसमें ब्राइटनेस आती है इन स्टार्स में, और फिर धीरे धीरे ये जो है वो थोड़ा सा धीमे हो जाती है, इनकी चमक धीमी हो जाती है, फिर ये इनकी ब्राइटनेस बढ़ती है, फिर धीमी हो जाती है, फिर ब्राइटनेस बढ़ती है, फिर धीमी हो जाती है। इस तरीके से ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। अब ऐसा माना जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? तो माना जाता है इनके अंदर जो गैसेस होती हैं वो कभी कभी कंट्रैक्ट करती हैं, कभी कभी एक्सपैंड करती हैं, कभी कभी कंट्रैक्ट करती हैं, कभी कभी ये गैसेस एक्सपैंड करती हैं। तो ये माना जाता है कि इनके
इनके अंदर जो मौजूद गैसेस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और उनके रिलैक्सेशन यानी जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, इसकी वजह से ये चमक कभी कभी बढ़ती है और कभी कभी कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। तो ऐसे स्टार जो हमारी गैलेक्सी के आउटर बाउंड्री पे पाए जाते हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? RR लायरे स्टार्स कह देते हैं। इनका जो स्पेशल फीचर ये है कि ये एक साथ एक बहुत तेजी से चमकते हैं और फिर धीरे धीरे इनकी चमक कम होती है, फिर चमकते हैं, फिर इनकी चमक धीमे हो जाती है। ये स्पेसिफिक इनका मतलब इनको पहचानने का तरीका है। ठीक है, वैज्ञानिक इनको इसी तरह से पहचानते हैं। ठीक है, तो ये जो है अभी तक जो अभी कुछ स्टार्स के बारे में इस हफ्ते पता चला है, तो ये हमारी मिल्की वे से बहुत दूर पाए जा रहे हैं RR लायरे स्टार्स। और ये जो RR लायरे स्टार्स हैं तो ये माना जा रहा है कि कितने स्टार्स को ये डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो माना जाता है कि 200 डिस्टेंस स्टार्स, ठीक है, वेरिएबल स्टार जिन्हें RR लायरे स्टार्स कहा जाता है, ये 200 के करीब हैं जिनको अभी डिस्कवर इस हफ्ते मतलब किया गया है। ठीक है, मतलब इनका नंबर जो है 200 अब हो गया है। ठीक है, पहले से भी कुछ खोजे जाते रहे हैं और अभी कुछ और हमने डिस्कवर किए हैं, तो ओवरऑल इनका नंबर अप्रॉक्सीमेटली 200 के करीब है, अप्रॉक्सीमेटली 200 के करीब है। साथ ही साथ ये जो स्टार्स हैं ये हमारी अर्थ से अगर इन्हें माना जाए तो हमारी अर्थ से अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, हमारी अर्थ अगर हम लोग इसकी बात करें, हमारे सोलर इसके गैलेक्सी की बात करें तो हमारी अर्थ कहीं यहां पर मौजूद है। तो यहां से ये जो स्टार्स हैं इनकी दूरी लगभग 1 मिलियन लाइट ईयर दूर है। कितनी? 1 मिलियन लाइट ईयर दूर है। ठीक है, लाइट ईयर समझते हैं आप लोग। एक साल में लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर वो पूरे 24 घंटे चले, फिर 365 दिन चलती रहे, तो एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस कंप्लीट करती है उसे क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। और ये हमसे कितनी दूरी पर है RR लायरे स्टार्स? जरा सोचिए कितना बड़ा यूनिवर्स है, दिमाग हिल जाना चाहिए। ठीक है, अभी ये तो हम एक गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही पता नहीं कितनी अरबों खरबों गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में मौजूद है। तो ये जो स्टार्स हैं हमारी अर्थ से लगभग 1 मिलियन लाइट ईयर दूर है, यानी 10 लाख लाइट ईयर दूर है। यानी अगर हम लाइट की स्पीड से यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी चलें तब भी वहां तक पहुंचने में 10 लाख साल लग जाएंगे। जरा सोचिए। ठीक है, अगर ये सब बातें समझा कीजिए, मजा आया करे तो कमेंट भी किया कीजिए भाई, कमेंट कीजिए कि ये सारी चीजें कितनी मतलब इंटरेस्टिंग है इस सब को जानना। ठीक है, तो ये इतनी दूर है हमारे, अगर हमारे उसके से बात की जाए, हमारी अर्थ से दूर भी बात की जाए। और एंड्रोमेडा जो दूसरी गैलेक्सी है वहां से इनकी दूरी जो दूरी है, तो वो दूरी हमारी अर्थ से अगर मानी जाए कि हमारी अर्थ से एंड्रोमेडा कितनी दूर है, तो ये माना जाता है 2.5 मिलियन लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर 2.5 मिलियन लाइट ईयर। तो एंड्रोमेडा जो दूसरी गैलेक्सी है हमसे, वो लगभग 2.5 मिलियन, ठीक है, 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। ठीक है, और ये कितनी दूर है? 1 मिलियन लाइट ईयर दूर है ये हमसे। ठीक है, और अगर हम लोग सेंटर ऑफ द मिल्की वे की बात करें, यानी कि इसकी बात करें, सेंटर ऑफ मिल्की वे की बात करें, ये हमसे मतलब मिल्की वे के सेंटर से, यानी कि इसके सेंटर से, इसके केंद्र से कितनी दूर है? तो यह माना जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 320 किलो पारसेक्स, ठीक है, की दूरी है। अब ये 320 किलो पारसेक्स दूरी है, यानी हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर से ये जो ये RR लायरे स्टार्स हैं वो कितनी दूरी पर है? 320 किलो पारसेक्स दूर है। अब ये किलो पारसेक क्या होता है? किलो पारसेक जो है वो गैलेक्टिक डिस्टेंस, यानी कि स्पेस में डिस्टेंस को नापने के लिए या तो हम लोग यूज करते हैं लाइट ईयर्स का या हम लोग किलो पारसेक का यूज करते हैं। तो 1 किलो पारसेक का मतलब होता है 3260 लाइट ईयर्स, यानी कि 1 किलो पारसेक में कितना होता है? 3260 लाइट ईयर। ठीक है, 1 किलो पारसेक में लाइट ईयर आपको मैंने समझा दिया, 1 लाइट ईयर आपको समझ में आ गया, तो 3260 लाइट ईयर के बराबर होता है 1 किलो पारसेक। और ये जो है हमसे कितनी, यानी हमारे गैलेक्सी के न्यूक्लियस से, यानी उसके सेंटर से ये जो है RR लायरे स्टार्स कितनी दूरी पर है? 320 किलो पारसेक्स की दूरी पर है। अब आप कैलकुलेट करके अब बताइए, भी कमेंट करिए कि इसकी दूरी कितनी होगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए और बताइए कि हमारे गैलेक्सी के सेंटर से ये RR लायरे स्टार्स लगभग कितनी दूरी पर है। इसको कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, और इन्हें फ्लक्चुएटिंग ब्राइटनेस के लिए जाना जाता है। इनको मैंने आपको बता दिया फ्लक्चुएटिंग ब्राइटनेस
के लिए जाना जाता है। ये कभी कभी चमक इनकी बढ़ती है, कभी थोड़ी देर बाद धीमे हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर धीरे धीरे धीमे हो जाती है। ऐसे करते हैं जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम काम करता है। और साथ ही साथ इस स्टार को क्यों हम लोग इसकी खोज हो पाना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी गैलेक्सी का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, कैसे हमारी गैलेक्सी बनी है, ठीक है, इसके बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ इस गैलेक्सी में कैसे कैसे समय के साथ बदलाव आए हैं, कैसे ये इवॉल्व हुई है, ये गैलेक्सी कैसे कैसे बनी है और कैसे कैसे इसमें बदलाव आते रहे हैं समय के साथ, यानी इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसके बारे में हमें आइडिया मिलेगा। क्योंकि इनको हम लोग डिस्टेंसेस को नापने के लिए, यानी कि एक गैलेक्सी की कितनी डिस्टेंस हो सकती है उसको नापने के लिए, उसका अंदाजा लगाने के लिए, गैलेक्सी कितनी दूरी में फैली हुई है इसका अंदाजा लगाने के लिए हम लोग आर लायरे स्टार्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आर लायरे स्टार्स आपको 100% समझ में आ गया होगा, मजा भी आया होगा, और मजा आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, कमेंट करते रहा करें। ठीक है, मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, मेहनत करता हूं कि आप लोगों के लिए ये सारी चीजें ढूंढ कर इंटरेस्टिंग चीजें लाऊं, इंपॉर्टेंट चीजें लाऊं जो आपको यूपीएससी एग्जाम में आपको क्वालिफाई करा दें, साथ ही साथ आपको जो है वो इंटरेस्ट भी आए पढ़ने में। ठीक है, तो ऐसी चीजें मैं आप लोगों के सामने लाता हूं और आपसे कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इतना तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो बनता है भाई, इतना तो मैं आपसे कुछ थोड़ी सी तो चीजें कह ही सकता हूं। ठीक है, और कह भी सकता हूं और आपको हक के साथ कह सकता हूं क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो हक के साथ तो मैं बहुत हक के साथ बोल रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को जिससे कि और लोगों को भी जानकारियां हो सके कि दुनिया से देखो हर चीज का सोल्यूशन मैं मानता हूं ये जो नॉलेज है, जो ये एजुकेशन है, यही हो सकती है। तो एजुकेशन जहां ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगी, समझ लीजिए कि दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एजुकेशन की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे वीडियोस को लोगों से जरूर शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर चीज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब आपने मिल्की वे के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया, अब आप अपनी नॉलेज से बताइए, ठीक है, अपनी नॉलेज से बताइए, ठीक है, कि ये मिल्की वे को क्लासिफाई किया गया है। बहुत सारी मिल्की वे जो गैलेक्सीज होती हैं उनका क्लासिफिकेशन होता है। कभी उन्हें स्पाइरल गैलेक्सी के अंदर रखा जाता है, कुछ उनका स्पेसिफिक जो उनका फीचर होता है उस हिसाब से उन्हें इलिप्टिकल गैलेक्सी के अंदर रखा जाता है, कुछ गैलेक्सी को इरेगुलर गैलेक्सी के अंदर रखा जाता है, कुछ गैलेक्सी को राउंडेड गैलेक्सी के अंदर रखा जाता है। ये बताइए कि मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी है, इलिप्टिकल गैलेक्सी है, इरेगुलर गैलेक्सी है या राउंड गैलेक्सी है, जल्दी से बताइए। ठीक है, और मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप लोग जबरदस्त हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है जरूर आंसर करेंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आंसर करते रहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, फिर मैंने कहा इसका आंसर भी मैं आपको कब दूंगा, लास्ट में। ठीक है, लास्ट मतलब कि आपके कमेंट बॉक्स में मैं इसको सारे आंसर जो हैं वो अपने पर्सनली कमेंट करके उसको टैग कर दूंगा। ठीक है, तो उसे पिन कर दूंगा जिससे कि आप लोगों को आंसर्स पता चल सके। ठीक है, और मुझे लगता है आप लोग सही आंसर करेंगे। ठीक है, अब तीसरी न्यूज पर आते हैं। तीसरी न्यूज भी काफी चर्चा में रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्जाइमर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि डेंजरस डिसीज है, जिसमें आपको माना जाता है, जो इसके फीचर्स हैं उनमें सबसे जो खतरनाक फीचर माना जाता है कि ये जो अल्जाइमर डिसीज होती है, जिसको हो जाती है उसकी याददाश्त धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे वो चीजों को पहचानना बंद कर देता है, चीजों को जानना बंद कर देता है, लोगों को पहचानना बंद कर देता है, इवन कि अपना नाम तक भूल जाता है, सोशल होना बंद कर देता है। और फिर ये धीरे धीरे होते होते उसको मतलब बहुत ही मतलब कह सकते हैं ना कि इस हिसाब से ये दूर है कि भाई अगर कोई और बीमारी आपको कभी होती है तो आप कम से कम सोशल लोगों के साथ मिलते हैं, मतलब सोशल तो होते हैं, लोगों से साथ मिलते हैं, बात करते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम भी थोड़ा सा कम होती है। आपकी जो मतलब कह सकते हैं कि जो दिक्कतें हैं वो आपको थोड़ा हल्की लगने लगती हैं। लेकिन ये अल्जाइमर ऐसी डिसीज है जो आपको धीरे धीरे दुनिया से दूर कर देती है और फिर उसके बाद आपको मौत के करीब ले जाती है। तो बहुत ही डेंजरस डिसीज है अल्जाइमर डिसीज। इसका कोई भी इलाज जो है वो मतलब इलाज है भी, लेकिन बहुत कारगर इलाज नहीं है। ठीक है,
कैसे होती है, क्या होती है, इसको भी मैं डिटेल में भी आपको लोगों से बात करके आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन इसके बारे में एक अच्छी न्यूज आई है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी एक बड़ी कारगर, कहा जा रहा है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि एक बड़ी कारगर ड्रग को डिस्कवर कर लिया गया है और इसको अप्रूव कर दिया गया है यूएस में, अमेरिका में, कि अब जो है अल्जाइमर से जो लोग बीमार हैं उनके लिए ये रामबाण की तरह काम करेगी। ये जो प्रोसेस है, यानी उनके अंदर ये जो याददाश्त चले जाने की जो प्रोसेस है अल्जाइमर में होती है, जो सबसे खतरनाक होती है, वो उस प्रोसेस को ये काफी हद तक धीमा कर देगी। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि 5 साल में धीरे 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 याददाश्त बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो अब ये इसको थोड़ा सा और इसका ड्यूरेशन बढ़ा देगी। ठीक है, ड्यूरेशन बढ़ा देगी, तो उससे क्या होगा, कुछ सालों के लिए जो अल्जाइमर का पेशेंट होगा उसकी जिंदगी और बेहतर हो सकेगी। तो ये एक बड़ी कारगर दवा मानी जा रही है, अमेरिका में इसको अप्रूव कर दिया गया है और इस तरह से धीरे धीरे हो सकता है पूरी दुनिया में जो भी अल्जाइमर के पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त ड्रग साबित होगी। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, ऐसा हम सबका मानना है। ठीक है, तो ये जो डिसीज, ये जो ड्रग है, ये जो दवा है, क्योंकि इसकी ड्रग्स बहुत रेयर हैं, बहुत कम दुनिया में दवाएं हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा साइंटिफिकली बहुत बड़ा कह सकते हैं अचीवमेंट है दुनिया के लिए कि अल्जाइमर की ड्रग को अप्रूव किया गया, वरना बहुत रेयर ड्रग है, इसका कोई इलाज खास है नहीं। ठीक है, बहुत रेयर ड्रग मौजूद है, तो उसमें से एक रेयर ड्रग जो है वो अल्जाइमर ड्रग जो अप्रूव की गई है, जिसका नाम है लेकेनमैब। ठीक है, क्या नाम है? लेकेनमैब। ठीक है, इसे क्या नाम दिया गया है? लेकेनमैब नाम का की ड्रग है जिसको अप्रूव किया गया है और ये अल्जाइमर जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत बेहतर साबित होगी, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। ठीक है, अब होता क्या है इस डिसीज में, थोड़ा सा समझ लेते हैं, हल्के से समझ लेते हैं और आपको 101% ये बात समझ में आ गया। अगर समझ में आ जाए तो लिखिएगा 101% बात समझ में आ गई। होता क्या है कि आपको पता है कि जो आपका ब्रेन होता है, समझिएगा इस चीज को, जो आपका ब्रेन होता है वो ब्रेन के अंदर, ब्रेन की जो यूनिट होती है, जो हमारे दिमाग की जो कह सकते हैं इकाई होती है, हमारे नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है, उसे हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, और न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो कहीं पर भी अगर स्टिमुलेशन आपको मिलता है, कोई भी संवेदना, कोई भी स्टिमुलेशन मिलता है, तो फिर ये न्यूरॉन्स जो हैं इनमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, ऐसे करते हुए पूरे ब्रेन तक पहुंच जाती है और फिर हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स करता है। ये बात आपको पता है। तो न्यूरॉन जो है वो क्या है? एक तरीके की यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम की यूनिट को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे में से मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर होता है वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ठीक है, ट्रांसफर होता है। अब होता है क्या है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। अब होता क्या है, अल्जाइमर डिसीज के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल प्रोटीन होती है जो कुछ लोगों में, कई उसके कॉज हो सकते हैं, उसके कुछ जेनेटिक कॉज भी हो सकते हैं, कुछ बायोलॉजिकल कॉज भी हो सकते हैं। तो कुछ कारणों की वजह से एक स्पेशल प्रोटीन बनने लगती है अल्जाइमर पेशेंट के अंदर, जिसे एमाइलॉइड प्लेक्स कहते हैं। ये स्पेशल प्रोटीन है जो अल्जाइमर पेशेंट के अंदर बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसे एमाइलॉइड प्लेक कहते हैं। ठीक है, और ये जो एमाइलॉइड प्लेक्स हैं, ये धीरे धीरे इन न्यूरॉन्स के बीच में, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एमाइलॉइड प्लेक्स हैं, ये धीरे धीरे न्यूरॉन्स के बीच में इकट्ठा हो जाते हैं। और जब ये न्यूरॉन्स के बीच में इकट्ठा हो जाते हैं तो न्यूरल जो एक्टिविटी होती है, जो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी होती है, वो धीमे धीमे कम होने लगती है, क्योंकि इनके बीच में, ये तो पूरी फ्री फ्लो में यहां पर कनेक्टिविटी हो रही थी, लेकिन यहां पर जब प्लेग जम गया, जब यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि यहां पर जो है वो एक तरीके से एक ऐसा मटेरियल जम गया जो कि एक तरीके से इन सारी न्यूरल एक्टिविटी को, इन न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट होने से रोक देता है। ठीक है, तो ये जो स्पेशल प्रोटीन यहां पर इकट्ठा हो गया, इसने न्यूरल एक्टिविटी को या न्यूरल कनेक्टिविटी को इसने काफी कमजोर कर दिया। यानी ये अब जो है मैसेज जो है वो सही से एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी कमजोर पड़ गई। किसकी वजह से? इस प्रोटीन की वजह से, एमाइलॉइड प्लेक की वजह से ये कनेक्टिविटी कमजोर पड़ गई। सीधी सी बात है कि आप, जैसे सीधी सी बात है कि आप एक जगह पे मौजूद है, वहां पर मतलब मान लीजिए एक आपके घर में ड्रेनेज सिस्टम, अब उस ड्रेनेज सिस्टम में मान लीजिए कि बहुत सारा कूड़ा कबाड़ जम हो गया, तो ड्रेनेज सिस्टम में कनेक्टिव क्या होगा? पानी अब ड्रेन नहीं हो पाएगा ना आपके ड्रेनेज सिस्टम से, अगर वहां पे कूड़ा जमा हो गया। तो उसी तरीके से एक तरीके का ये आप मान ले वेस्ट मटेरियल बन जाता है, एमाइलॉइड प्लेक इसे कहते हैं, ये प्रोटीन होता है, ये बन जाता है, जिससे क्या होता है कि अब जो न्यूरल एक्टिविटी है वो रुक जाती है, काफी
कम हो जाती है। अब जब ऐसा होता है, ठीक है, इस प्लेक के जमा होने की वजह से, इस प्रोटीन के जमा होने की वजह से, जब न्यूरल एक्टिविटी, नर्वस सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाता, मैसेज ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो अल्जाइमर पेशेंट का जो ब्रेन होता है वो श्रिंक करने लगता है। क्या होने लगता है? सिकुड़ने लगता है। तो ये नॉर्मल पेशेंट का ब्रेन है और ये अल्जाइमर पेशेंट का ब्रेन है। तो ये ब्रेन जब काम नहीं करता सही से, इसमें न्यूरल एक्टिविटी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑल्टर हो चुकी है, सही से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। जब ये सही से काम नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे अगर कोई चीज सही से काम नहीं कर पाएगी तो धीरे धीरे वो नहीं यूज हो पाने की वजह से धीरे धीरे वो श्रिंक करने लगती है। तो एमोलॉइड प्लेक के जमने की वजह से जब न्यूरल एक्टिविटी अल्टर हो जाती है, सही से ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते, सही से इसमें मैसेज ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो धीरे धीरे अल्जाइमर पेशेंट का जो ब्रेन होता है वो श्रिंक करने लगता है, सिकुड़ जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी याददाश्त जो है वो जाने लगती है और फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि उसे कुछ नहीं समझ में आता, वो किस दुनिया में है, क्या खाता है, क्या पीता है, वो कौन है, कुछ नहीं जानता वो। और ऐसी जो है वो जिंदगी वो फिर जीता है और धीरे धीरे वो मौत के करीब पहुंच जाता है। तो एग्जैक्टली अल्जाइमर डिसीज में होता क्या है, उसका बायोलॉजिकल कॉज मैंने आपको बताया। मुझे लगता है 101% आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्या होता है। मैंने क्या बताया, नॉर्मल न्यूरॉन्स होते हैं, नॉर्मल न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जब इस कनेक्टिविटी के बीच में जो है स्पेशल प्रोटीन बनकर एक कूड़े की तरीके से, एक कबाड़ की तरीके से, एक वेस्ट मटेरियल की तरह से इकट्ठा हो जाती है, जिससे ये न्यूरल कनेक्टिविटी जो है वो ऑल्टर हो जाती है, यानी कि ये सही से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ब्रेन है सही से काम करना बंद कर देता है, ठीक है, नॉर्मल काम जैसा करता था वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये ब्रेन सिकुड़ने लगता है, श्रिंक होने लगता है और फाइनली जो है इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़े डेंजरस सिम्टम होते हैं कि इसमें जो पेशेंट होता है वो धीरे धीरे, ये प्रोग्रेसिव होता है, यानी वक्त के साथ धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो कंफ्यूजन, यानी चीज़ों में सबसे पहले शुरुआत में ये कंफ्यूज रहेगा, चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, ठीक है, समझ नहीं पाएगा कि क्या हम कर रहे हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाएंगी, ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाएंगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सोशल एक्टिविटी से दूर होने लगेगा, ठीक है, मतलब जब उसे लोगों को पहचान ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, तो सोशल एक्टिविटी में क्या पार्टिसिपेट करे, चीज़ें जो रखी हुई हैं उसे भूल जा रहा है, तो वो कैसे सोशल हो सकता है। तो धीरे धीरे वो सोशल एक्टिविटी से दूर होने लगता है, ठीक है। डिफिकल्टी कंप्लीटिंग फैमिलियर टास्क, जो बहुत पहले कर लेता था, पानी उठा लेता था, खाना खा लेता था, वो भी धीरे धीरे भूलने लगता है, ना मुंह पे खाना कहाँ जाना चाहिए उसको पता ही नहीं होता है, तो वो भी उसको दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत होने लगती है। अगर उससे थोड़ी सी बात की, 10 रुपए की 2 नोट दे दी गई, वो 10-20 होता है, ये भी नहीं जोड़ पाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम इसको होती है, यानी कि जो नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉर्मल जो है कैलकुलेटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी नहीं सॉल्व कर पाता है। जजमेंट पुअर करने लगता है, ठीक है, मेमोरी लॉस होने लगता है, याद भूल जाए, कब चीज़ें उठाई और रख के भूल गया, तो इस तरीके की चीज़ें, ठीक है, चीज़ों को मिसप्लेस करने लगता है। इसके अलावा अनफाउंडेड इमोशंस, ठीक है, मतलब समझ नहीं आता इसको क्या, कब रोना है, कब हंसना है, ठीक है, कैसे रिएक्ट करना है, किस चीज़ पर, इसको पता नहीं होता है। डिफिकल्टी विद वर्ड्स, ठीक है, बोलने में दिक्कत इसको होने लगती है, हाथ पैर जो है इसके कांपने लगते हैं, बोलने में इसको दिक्कत होने लगती है। ये सब जो है सिम्टम होते हैं किसके? अल्जाइमर के। और ये एक साथ नहीं आते, धीरे धीरे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 सालों में ये सिम्टम पूरी तरीके से डोमिनेंट हो जाते हैं और फिर फाइनली जो है इंसान जो है वो कुछ नहीं कर पाता, उसकी बॉडी इनएक्टिव हो जाती, मतलब पूरी तरीके से कह सकते हैं कि काम करने के भाई चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है, तो काम ही नहीं कर पा रहा है और फिर धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ता है। तो ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही डेंजरस डिसीज है, अब आप ये सारे सिम्टम देख के आपको लग रहा होगा ये सारे सिम्टम तो मेरे अंदर भी हो रहे हैं, ठीक है, मेरे अंदर भी हो रहे हैं, तो ऐसा अगर लग रहा है भाई देखो ये वो नॉर्मल सिम्टम है। सीधी सी बात है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अगर याद कर रहे हो, बहुत सारे लोग याद कर रहे हो तो चीजें भूलेंगी, वो नॉर्मल प्रोसेस है भाई, वो तुम्हें अल्जाइमर नहीं हुआ है। अल्जाइमर बहुत रेयर डिसीज है, ऐसा नहीं है सबको हो जाता है, ठीक है, बहुत रेयर डिसीज है और तुम यंग लोगों में कम ही देखा जाता है। तो तुम्हारा वो जो चीजों को याद करते हो और भूल जाते हो वो नॉर्मल प्रोसेस है, तो उसे नॉर्मली ही लेना, ठीक है। ये नहीं कि मैंने ये सारे सिम्टम है, तो मैक्सिमम लोगों को तो लग रहा होगा कि यार ये सारे सिम्टम तो मेरे अंदर भी है, मैं भी चीजों को भूल जा रहा हूं, मेरी भी चीजें याद नहीं होती है, मैंने भी बहुत सारी चीजें थी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता हूं, सीसैट नहीं सॉल्व कर पाता हूं। भैया सीसैट बहुत हायर लेवल की चीज है, ठीक है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते ऐसे जो अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा सच बताना,
कि कितने लोग हैं जो जो अपने आप को रिलेट कर रहे थे, ये सारे सिम्टम से अपने आप को रिलेट कर रहे थे, अपने घर वालों जो बड़े बूढ़े हैं उनके सिम्टम को रिलेट कर पा रहे हैं। जल्दी जरूर कमेंट कीजिए, बड़ा मुझे मजा आएगा इस चीज इन कमेंट्स को पढ़कर कि ये सारे सिम्टम रिलेट कर रहे थे अपने आप से, अपने घर में किसी इंसान से रिलेट कर रहे थे कि उसके अंदर ये सब सिम्टम पाए जाए। जरूर बताइए, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं अल्जाइमर में, और ये बहुत ही दिक्कत भरी बीमारी है। आप जरा सोचिए कि आप सब कुछ अगर भूल जाएं तो फिर क्या होगा, मतलब कुछ नहीं, आपको कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, तो कितनी दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये डिसीज का जो बायोलॉजिकल कॉज है मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ इसके सिम्टम बता दिए। इसका मैंने जो आपका ट्रीटमेंट बताया था, मैंने बताया था इसका कोई खास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से ये जो ड्रग खोजी गई है, जिसे अप्रूव किया गया है, ये एक तरीके की बहुत बड़ी साइंस के लिए और साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं कि उन पेशेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि उनके लिए ये ड्रग आई है। तो अब ये ड्रग कैसे, किस तरीके से ये असर कर रही है, अगर उसकी मैं बात करूं तो ये माना जा रहा है 1800 लोगों पर इसका ट्रायल किया गया, और 1800 लोगों के ट्रायल करने के बाद माना जा रहा है कि 27% या 18 मंथ में इसका मतलब जिन पेशेंट को दिया गया, माना जा रहा है 18 मंथ उनको पेशेंट को ये दवा दी गई, और जब ये दवा दी गई उनकी बॉडी के अंदर, उनके आईवी दिया गया, मैंने इनको इंजेक्शन के जरिए उनकी बॉडी में जब ये दवा दी गई, तो ये जो दवा है, इस दवा ने क्या किया कि ये जो प्लेग बन रहे थे, एमोलॉइड प्लेग बन रहे थे, इनको क्या किया, एमोलॉइड प्लेग को इसने क्या किया कि क्लियर कर दिया, वहां से हटाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये जो ड्रग है, ठीक है, ये जो ड्रग बनाई गई है, इसने ये एक तरीके की एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीबॉडी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होती हैं, एंटीबॉडी बनते हैं, और ये एक तरीके हमारी वैक्सीन में भी क्या होते हैं कि हमारी वैक्सीन जो है वो भी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कराती है, ठीक है, वैक्सीन में। तो ये जो एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के पार्ट होते हैं। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की टाइप की है, ये मतलब इसका जो टाइप है वो, ये जो दवा है वो एक तरीके की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, ठीक है, एंटीबॉडीज है, जिसको पेशेंट के अंदर जब इंजेक्ट किया जाता है तो पेशेंट के अंदर ये जाकर जो भी ये एमोलॉइड प्लेक होते हैं, ये जो गंदगी, जो प्रोटीन, जो ये चीजें यहां पर जमा हो गई, इसको धीरे धीरे ये साफ कर देती है, जिसकी वजह से ये न्यूरल कनेक्टिविटी फिर से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ये सारे के सारे न्यूरॉन्स, और फिर न्यूरल कनेक्टिविटी फिर से ये रीस्टोर कर देती है, यानी फिर से ये सही से काम करना शुरू कर देता है ब्रेन। तो इससे माना गया कि इससे जो पेशेंट के अंदर जब ये प्लेग खत्म हो गए, ये गंदगी खत्म हो गई, तो न्यूरल कनेक्टिविटी फिर से मेंटेन हो गई, तो इससे पेशेंट के अंदर 27% जो है वो इंप्रूवमेंट देखा गया। यानी 20 जो मतलब जो समय के साथ 27% का मतलब ये हो गया कि जो काम जो है वो पहले मान लीजिए कि 1 साल में होता था, तो इस वही चीज 27%, उसका मतलब वो लगभग आप ये मान लीजिए कि अब वो 1.25 साल के अंदर, मतलब जो काम, मतलब जो ये प्रोग्रेशन था डिसीज जो बढ़ रही थी, ठीक है, बढ़ रही थी, मान ली 1 साल में आप पूरी तरह से याददाश्त खत्म हो जाती है आपकी। लेकिन अब इस दवा को यूज करने पर, अगर अर्ली स्टेज में इस दवा को यूज कर लिया जाए, तो लगभग 1 या फिर 1.5 या फिर कह सकते हैं कि 1.27% जो है, या फिर कह सकते हैं कि 1.25 साल जो है वो अब आपको पूरी तरीके से आपकी याददाश्त गायब होगी। यानी कि ये क्या करती है कि जो आपके बॉडी में अल्जाइमर के जो कह सकते हैं सिम्टम्स आते हैं, उन सिम्टम्स को ये लेट कर देगी, धीमा कर देगी, जिससे कि आपकी जिंदगी और कुछ समय के लिए बेहतर हो पाएगी, ठीक है, बेहतर हो पाएगी। पूरी तरह से बीमारी का इलाज नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से बीमारी को खत्म नहीं कर रही है, लेकिन यह है कि जो आपके जो लाइफ स्पैन है, जो आपका जीवन काल है, ठीक है, उसको ये इंक्रीज कर दे रही है। यानी आपको बेहतर जिंदगी जो है वो कुछ और समय के लिए मिल जाएगी। होप कि ये बात भी 100% क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसको लिकेम्बी नाम के ब्रांड नेम के साथ इसे बेचा जा रहा है। लिकैमैप को लिकैम्बी के ब्रांड नेम की मदद से बेचा जा रहा है, और इसे बनाया है इसाई इन टोक्यो, एक कंपनी है, टोक्यो की कंपनी है इसाई इन टोक्यो, और बायोजेन इन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। तो इन कंपनियों ने इसको बनाया है। तो मुझे लगता है ये पूरी की पूरी बातें 101% आप लोगों को क्लियर हो गई हो। क्लियर है? बिल्कुल 100% क्लियर है।
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। क्या बीमारी है, क्या सिम्टम है, क्यों होती है, ठीक है, क्या इसका इलाज है और ये दवा क्या कर रही है, ये बात आपको मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, 100% समझ में आ गई होगी चीज, ठीक है। अब आते हैं हम लोगों की तरफ कि ये भाई क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट अबाउट डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया वही याददाश्त के भूलने को ही डिमेंशिया कहते हैं, ठीक है। याददाश्त, दुनिया में याददाश्त भूलने की जो बीमारी है वो 55 मिलियन लोगों को है। 55 पूरी दुनिया में, WHO के डेटा के हिसाब से 55 मिलियन लोग जो हैं वो डिमेंशिया के शिकार हैं, जो याददाश्त उनकी खत्म हो जाती है, याददाश्त उनकी कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो डिमेंशिया के पेशेंट लगभग 55 मिलियन पेशेंट पूरी दुनिया में मौजूद हैं और इसका लगभग माना जाता है 70% जो कॉज है, हर डिमेंशिया का कॉज जो है वो अल्जाइमर नहीं है, लेकिन 70%, अबाउट 70% कॉज जो है वो अल्जाइमर है। 70% डिमेंशिया का कॉज अल्जाइमर डिसीज होती है, ठीक है। तो ये बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट अबाउट डिमेंशिया, यानी कि डिमेंशिया का जो कौन सा इसके बारे में करेक्ट है सेंटेंस। इन डिमेंशिया मेंटल एबिलिटी डिक्लाइंस एंड इंटरफेयर द डेली लाइफ। धीरे धीरे जो समय के साथ जो है वो आप जो है वो आपकी मेंटल एबिलिटी कमजोर हो जाती है और साथ ही साथ आपकी डेली लाइफ जो है अफेक्ट होने लगती है। दूसरा इसका जो सेंटेंस है कि ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज मे फॉरगेट हिज और हर नेम, या अपने नाम को या दूसरों के नाम को या अपने नाम को भी भूल जाता है एक वक्त के बाद, ठीक है। अल्जाइमर डिसीज इज अ कॉज ऑफ डिमेंशिया, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। या तो इसमें से या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ये सही है या सिर्फ ये सही है, यह सही है, ये दोनों या फिर तीनों सही हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपने बहुत अच्छे से न्यूज़ देखी, मेरी बात सुनी होगी कमेंट, तो आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर कर देंगे। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। और मुझे लगता है 100% आप लोगों ने सही कमेंट किया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। तो वायरोवोरी, ठीक है, वायरोवोरी या वीरोवोरी या वीरोवोर, कुछ भी नाम आप कह सकते हैं, ठीक है। एक नया ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया गया है, ठीक है। वीरोवोरी या वीरोवोर नाम के एक नए ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया गया है। ये एक तरीके का नया ऑर्गेनिज्म, अभी तक ये माना जाता था कि वायरस जो है वो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इन्फेक्ट कर सकता है, इवन कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया को भी मार सकता है। और यह माना जाता है इंसान, जानवर, ठीक है, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, सबको अफेक्ट कर सकता है, सबको मार सकता है। कौन? वायरस, ठीक है, वायरस। लेकिन इंसानों का, पेड़ पौधों का, ठीक है, जानवरों का और बैक्टीरिया का बदला लेने के लिए, का बदला कौन लेगा? फैजल नहीं लेगा, बल्कि उसका बदला लेने के लिए एक नए ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया गया है, एक नए ऑर्गेनिज्म का पता लगाया गया है जिसे वीरोवोर कहा जा रहा है या वीरोवोरी कहा जा रहा है, ठीक है। ये नया ऑर्गेनिज्म है जो कि वायरस को ही खा जाता है, ठीक है। ये पहला इस तरीके के बहुत ही रेयर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको डिस्कवर किया गया है। और ये ऑर्गेनिज्म पहली बार फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड, ये पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया गया है जो कि वायरस को ही खा जाता है, वायरस को खाकर अपना पेट भरता है और आराम से जिंदगी अपनी, मतलब न्यूट्रिशन के लिए, दुश्मनी में नहीं, खाकर अपना पेट भरता है और अपनी जिंदगी बेहतरीन ढंग से बिताता है। तो ये जो वीरोवरी है, ठीक है, वीरोवरी है या वीरोवोर है, ये वायरस को खाने वाला ऑर्गेनिज्म है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक तरीके का प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा एक फाइलम, एक तरीके से किंगडम होता है। अगर हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, उनको अगर हम एक तरीके से 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इनको क्लासिफाई किया गया है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, यानी 5 किंगडम में इनको क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले आता है मोनेरा, ठीक है, मोनेरा आता है। मोनेरा में आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं, साथ ही साथ आपके ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं,
ठीक है, ये आते हैं। दूसरा आता है प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक कोश की जीव होते हैं। ये वो मोनेरा में भी सिंगल एक कोश की जीव होते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है, वेल डेवलप नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटिस्टा ये भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोश की जीव है, लेकिन वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोटिस्टा, ठीक है। तीसरा आ जाता है फंगस, ठीक है, फंगस आपको पता ही है कवक के बारे में। फिर उसके बाद प्लांट किंगडम आ जाता है, फिर एनिमल किंगडम। सारे प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं हम सब एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। तो इसमें जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया है, तो इस 5 किंगडम में जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंतर्गत आता है आपका ये वीरोवोर या वीरोवोरी, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर स्लाइम मोल्ड आ जाता है, अमीबा आ जाता है, युग्लिना आ जाता है, डायनोफ्लैजेलेट आ जाता है, पैरामीशन आ जाता है, डायटम आ जाता है, ठीक है, मैक्रो एल्गा आ जाता है। ये सब इसके पार्ट हैं, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। तो प्रोटिस्ट किंगडम में जो एक स्पीसीज है, ठीक है, प्रोटिस्ट किंगडम है और उसके अंदर बहुत तरीके की स्पीसीज हैं, और उसमें से एक स्पीसीज है हेल्टेरिया, ठीक है, क्या नाम दिया गया है, हेल्टेरिया। तो इसी हेल्टीरिया का ही पार्ट है, यानी उस किंगडम की हेल्टीरिया स्पीसीज, यानी वो किंगडम तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आते हैं प्रोटिस्ट के अंदर। उस प्रोटिस्ट किंगडम के अंदर बहुत सारे स्पीसीज आती हैं जिसमें हेल्टेरिया है, ठीक है, हेल्टेरिया स्पीसीज है। तो उसी हेल्टीरिया के अंदर इसको रखा गया है और इसका नाम क्या है, वीरोवोर या वीरोवोरी, ठीक है, वीरोवोर या वीरोवोरी इसे नाम दिया गया है, ठीक है। तो इट इज अ स्पीसीज ऑफ हेल्टेरिया माइक्रोस्कोपिक सिलिएट दैट पॉपुलेट्स फ्रेश वाटर वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, झील हैं, तालाब हैं जहां पे फ्रेश वाटर पाया जाता है, वहां पर पाए जाते हैं। सीलिया निकला होता है, देखिए छोटे छोटे सीलिया इसके अंदर मौजूद हैं, यानी छोटे छोटे ऐसे धागे जैसी जो है स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, इन्हें सीलिया कहते हैं। तो ये सीलिया इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो हेल्टीरिया की ये स्पीसीज है, ठीक है, ये हेल्टीरिया की स्पीसीज है क्या, अगर आपसे कभी पूछा जाए ये किस किंगडम का ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस नहीं है। कौन, वीरोवोर क्या है, वीरोवोरी जो है वो ना बैक्टीरिया है, ना वायरस है, ना फंगस है, ना एनिमल है, ना प्लांट है, बल्कि क्या है, ये एक प्रोटिस्ट है। क्या है, ये प्रोटिस्ट है, ठीक है। तो ना बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ओवरऑल ये किससे होता है, ये न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, ठीक है। साथ ही साथ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन इससे बना होता है, और फॉस्फोरस, यानी इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी ये जिससे कंपोज होता है, तो ये न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन फॉस्फोरस से बना होता है। साथ ही साथ ये किस तरीके के वायरस को ज्यादा खाना पसंद करता है, क्लोरोवायरसेस, ठीक है, क्लोरोवायरसेस एक टाइप होता है वायरस का, उसे खाना ये बहुत ज्यादा पसंद करता है। और ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी पानी में, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटिस्टा, यानी कि ये जो वीरोवोरी है, ये क्या करता है कि इन्हीं क्लोरोवायरसेस को खाकर अपना पेट भरता है, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है और जिंदा रहता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि वायरस जो है, मजेदार बात ये है कि वायरस पूरी दुनिया में किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता था, लेकिन उसका बदला लेने के लिए, सबका बदला लेने के लिए कौन आया, वीरोवोरी आया, ठीक है। उसने क्या किया, वायरस को ही खाकर अपना पेट भर लिया, ठीक है। और ये ऐसा पहले तो ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत चांसेस हैं कि इस बार यूपीएससी के एग्जाम में इसके बारे में आपसे पूछा जाए, या आगे के एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि पहली बार ऐसे ऑर्गेनिज्म का पता चला है, ठीक है। वायरस का तो जो कह सकते हैं ना, बाउंडर आप लोगों ने सुनी रखा है, उसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। अब उसको कौन खा के खत्म करता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के साइज के जो वायरसेस को ये खत्म करके खा जाता है। और अब आता है क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब जैसे अब समझिएगा बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज का क्या मतलब होता है, ये बात आप लोग जानते होंगे। मुझे लगता है कि सब आंसर बहुत आसानी से कर देंगे, ठीक है। वायरस को खाने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेज नाम का एक टर्म है, बहुत पॉपुलर टर्म है, एनवायरमेंट में भी, साइंस में भी, इस पर क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। तो ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ए बैक्टीरिया दैट डिस्ट्रॉय वायरस, ए वायरस दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, a bacteria that destroys another bacteria, and bacteria that destroys fungus या fungi,
ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। मुझे लगता है 100% आप लोगों को बहुत आसान से, ये सिर्फ आपको, आपका कोई टेस्ट नहीं, ये एक तरीके से मैं देख रहा हूं कि आप रिकॉल कर पा रहे हैं जो आपने पहले पढ़ा है, आपकी तैयारी में आपने पढ़ा हुआ है, आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है, क्या आप उसे रिकॉल कर पा रहे हैं? ठीक है, या आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा या पेपर सॉल्व करते हुए आपने देखा होगा, क्या आप उसे कर पा रहे हैं? बस, ठीक है, तो बस रिकॉल करना है आपको, और नई जानकारी है तो मैं आपको दे ही रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। मुझे लगता है 100% आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। ठीक है, आंसर किया होगा। तो हम लोगों ने वीरो वोर के बारे में जान लिया, तो आपको वीरोवोरी या वीरोवोरी के बारे में जान लिया। वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोटिस्टा है, ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आता है, हेल्टेरिया स्पीसीज में आता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, वायरस को ये कंज्यूम कर ले जाता है, वायरस को खाकर खत्म कर देता है। चलिए, तो आपने आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में लाइव स्टॉक यानी जो पशुधन जिसे हिंदी में बोलते हैं, लाइव स्टॉक, ठीक है, तो उस लाइव स्टॉक की नई ब्रीड्स को शामिल किया गया है। 10 नई लाइव स्टॉक ब्रीड, इंडिजिनस ब्रीड, यानी कि जो देसी हैं, जो इंडिया में जो इंडियन हैं, यानी इंडिया में ही उनका जन्म हुआ है, यहीं पर वो इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, यहीं पर ये जो है वो इवॉल्व हुई हैं। तो ऐसी जो पशुधन है, ऐसे जो लाइव स्टॉक्स हैं, ठीक है, ऐसे 10 नए लाइव स्टॉक की जो ब्रीड्स हैं उनको हमने इस बार ऐड ऑन किया है, और ओवरऑल इंडिया में इंडिजिनस लाइव स्टॉक जो ब्रीड्स हैं, यानी कि भारत की जो देसी जो पशुधन संपदा है, ठीक है, देसी जो देसी है, वो अब उसका काउंट जो है वो 212 हो गया है, 212 हो गया है। यानी इंडिया में इंडिजिनस यानी देसी लाइव स्टॉक जो ब्रीड्स हैं उनकी जो नंबर है वो अब कितना हो गया है, 212 हो गया है। और अब इस साल किसके जुड़ने के बाद हुआ है, 10 न्यू वंस, यानी 10 नई ब्रीड्स को हमने शामिल किया है। 10 नई ब्रीड्स को जो इंडिजिनस हैं, फिर से मैं बात बोल रहा हूं, इंडिजिनस यानी देसी हैं, तो देसी ऐसी ब्रीड्स को शामिल करके 10 नई ब्रीड्स को शामिल करके लाइव स्टॉक पशुधन ब्रीड को हमने शामिल किया है। और इसके बाद हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, 212 हो गई है। ठीक है, 212 हो गई है। अब ये ओवरऑल इसको पिछले 1 सालों से धीरे धीरे काउंट करते, मतलब जोड़ा जा रहा था, शामिल की जा रही थी, एक नए ऐड किए जा रहे थे, और ओवरऑल जनवरी में इसको फाइनल रिलीज कर दिया गया कि भाई अब हमने 10 नई स्पीसीज जो है 2022 में ऐड की हैं, और फाइनली जो है हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं वो 212 पहुंच गई हैं। किसने किया ये काम? ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज रजिस्टर्ड 10 न्यू ब्रीड्स ऑफ लाइवस्टॉक स्पीसीज इंक्लूडिंग कैटल, बफेलो, गोट एंड पिग। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की गई? इन 10 में से कौन कौन से हैं? कैटल हैं, बफेलो हैं, गोट हैं, पिग हैं। ठीक है, और अब आपको मैंने बताया कि इसका नंबर ओवरऑल 212 हो गया है। ये रजिस्ट्रेशन किसने किया? आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ने। ये किसने किया? याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, NBAGR ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन यही करता है। ठीक है, इसने पहले देश भर में सर्वे किया कि कौन कौन सी स्पीसीज हैं जिनको काउंट नहीं किया गया है, कौन कौन सी ऐसी ब्रीड्स हैं, इंडिजिनस ब्रीड हैं जो इंडिया में ही जन्मी हैं, इंडिया में ही इवॉल्व की हैं, लेकिन उनको हमने रजिस्टर नहीं किया है। तो उन्होंने सर्वे किया, जेनेटिक मेकअप, उनका जेनेटिक मेकअप चेक किया गया। जब जेनेटिक मेकअप चेक किया गया, उनका सर्वे किया गया, तो ऐसी 10 नई स्पीसीज हमें ब्रीड्स मिली जिनको ये लगा कि ये तो इंडिया में ही जन्म ली हैं, इंडिया में ही इनको इंडिजिनस है, तो इनको फिर 10 नई ब्रीड्स को शामिल कर लिया गया, और फाइनली अब इंडिजिनस ब्रीड की संख्या 212 हो गई है। तो ये जो 10 न्यू ब्रीड्स हैं उनमें से 3 जो है वो कैटल हैं। ठीक है, कैटल का मतलब ये हो जाता है कि जैसे गोवंश की, यानी कि जैसे कि गाय है, ठीक है, गाय है, बैल है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? कैटल के अंदर रखते हैं, तो गोवंश वाली चीजें होती हैं। तो 3 जो हैं वो कैटल ब्रीड्स हैं जिनका नाम है कथानी, ठीक है, संचोरी, और साथ ही साथ मासिलम, और एक बफेलो भैंस की ब्रीड को शामिल किया गया है जिसका नाम है पुन्ना ठंडी। ठीक है, 3 बकरियों की स्पीसीज को, गोट की ब्रीड को शामिल किया गया है जिसका नाम है सोजाट, करौली और गुजरी, और 3 सुअर पिग की ब्रीड्स को शामिल किया गया है जिसमें एक का नाम है बंडा, मणिपुरी ब्लैक और वॉक
चंबिल, ठीक है, चंबिल, ठीक है, तो इन्हें शामिल किया गया है। अब ये कहां कहां पाए जाते हैं? अब आप सोच रहे होंगे क्या सर ये इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर साल एग्जामिनेशन में उठा लीजिए, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में अक्सर किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, कि कहाँ पे पाया जाता है, या इंडेंजर्ड है, या इस तरीके की। ये एनवायरमेंट के लिए भी और साइंस के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो आप ये आपने देखा होगा अगर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सी इसमें से एक स्पीसीज का, एक ब्रीड का नाम रख दिया और पूछ लिया ये बकरी है, ये भैंस है, ये वो पिग है, क्या है, ये पूछ सकते हैं। या ये कहाँ पे पाई जाती है, इंडिया के किस स्टेट में पाई जाती है, स्टेट पूछ सकते हैं, ठीक है। इस साल जो है नई कौन कौन सी शामिल की गई हैं, 1 2 3 का नाम दे दिया, 2 शामिल हैं इसके अंदर, या 1 शामिल है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कई तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। तो ये जो बफेलो है, एक बार देख भी लीजिए इसको, ठीक है। ये पुर्नाथडी बफेलो है, इसके अलावा ये कथानी कैटल है, इसके अलावा ये संचोरी कैटल है, ये मासिलम कैटल है। कैटल में ये तीनों हैं, वो भैंस में वो है, बफेलो है। जो गोट हैं, बकरियां हैं, एक बार इनके सबके दर्शन कर लीजिए। सोजाट गोट, ठीक है, गुजरी गोट, ठीक है, ये बकरी की वो ब्रीड है। करौली गोट, ठीक है, इसके अलावा पिग की बांडा पिग ये इस तरीके से है। मणिपुरी ब्लैक पिग है, ठीक है, वाक चंबिल पिग है, ठीक है। कहाँ कहाँ ये पाए गए हैं इसको भी मैंने आपको लोगों के लिए तैयार कर दिया है, ठीक है। जैसे ये बफेलो है, ये पुर्नाथडी जो बफेलो है, पुर्नाथडी, ये महाराष्ट्र की है, ठीक है। इसको महाराष्ट्र की स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, वहीं की इसकी ओरिजिन है, ठीक है। कैटल में ये जो कथानी है, ठीक है, इसमें महाराष्ट्र से है। संचोरी राजस्थान से है। मासिलम जो है वो मेघालय से है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तो नॉर्थ ईस्ट वाली जो न्यूज़ होती है वो थोड़ा सा मतलब यूपीएससी उस पर थोड़ा सा फोकस करता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। वैसे सबको याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो गोट है, ठीक है, उसमें सोजाट है राजस्थान से, ठीक है, करौली राजस्थान से, गुजरी राजस्थान से, ये तीनों राजस्थान से है, ठीक है, तीनों राजस्थान से है। इसके अलावा जो पिग की ब्रीड है उसमें बंदा झारखंड से है। मणिपुरी ब्लैक मणिपुर से नाम से पता चल रहा है। वाक चंबिल जो है वो मेघालय से है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये क्यों इंडिजिनस ब्रीड पर इतना फोकस किया जाता है? क्योंकि इंडिजिनस ब्रीड को अगर हम ग्रो करें इंडिजिनस कंडीशन में, ठीक है, देसी अगर कोई भी ब्रीड है, अगर उसको उसी इंडिजिनस कंडीशन में उसको हम ग्रो करें, उसको हम पालें, उसको हम नरिश करें, तो डेफिनेटली उसका जो, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से ढली होती है, हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से वो उसी हिसाब से ढली होती है, तो उसको बीमारियां भी कम लगती हैं। साथ ही साथ जो है वो उसका जो प्रोडक्शन है, जो भी वो प्रोड्यूस करती है, वो ज़्यादा बेहतर रहती है, उसकी हेल्थ बेहतर रहती है, और साथ ही साथ वो इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसे ढालना नहीं पड़ता, ठीक है, उस पर एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता। इसलिए इंडिजिनस स्पीसीज को हमेशा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो बेटर सुटेड टू क्लाइमेट रेजिलेंस एंड मोर हीट टॉलरेंट होती हैं जो इंडिजिनस स्पीसीज होती हैं, बेटर इम्यूनिटी होती है, और साथ ही साथ डिजीज रेजिस्टेंस होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे अडॉप्ट हो जाती हैं उस जगह के हिसाब से अडॉप्ट हो जाती हैं। तो मतलब मान लीजिए विदेश से हमने लाकर कोई गाय यहाँ पर पाली, तो उसको इंडिया के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। जबकि अगर इंडिया की जो गाय है, जो इंडिया की ब्रीड है, वो यहाँ पे पहले से ही अपने आपको अकोमोडेट कर चुकी है, तो इसलिए उनको पालना, उनकी बीमारियों का इलाज करना, या उनको बीमारियां कम होती हैं, साथ ही साथ उनका इलाज भी आसानी से हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस से हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए इंडिजिनस स्पीसीज पर फोकस होता है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो लाइटेस्ट बॉडी वेट गोट इज, ठीक है, मतलब सबसे हल्की गोट, सबसे पतली दुबली, सबसे हल्की और बहुत बढ़िया दूध देने वाली बकरी की जो प्रजाति है, बकरी की जो गोट की जो ब्रीड है, वो कौन सी इंडिया में पाई जाती है? ठीक है, बीटल, बर्बरी, जमनापारी और टॉगेनबर्ग। ठीक है, टॉगेनबर्ग या जमनापारी, बर्बरी, बीटल। बताइए, जल्दी बताइए, बताइए। देखिए भाई, गांव, इंडिया का 60 से 70% जो है वो गांव में रहता है, और उसके बाद आप लोग भी बहुत सारे लोग गांव से रिलेट करते होंगे, तो आपको ये जानकारी है कि नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट भी, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। मुझे लगता है आप पहचान गए होंगे, नहीं पहचाने कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिए, सर्च मत कीजिए, गूगल सर्च मत कीजिए, ठीक है, अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचिए, नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो आंसर कीजिए। चलिए
आप लोगों ने मुझे लगता है सही आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं, तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORAD या IR होमिंग इसे कहा जाता है, मिसाइल सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको जो डिफेंस मिनिस्ट्री की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, DAC जिसे कहते हैं, जो कि हथियारों के खरीद फरोख्त और उनको एक्वायर करने के लिए डिसीजन लेती है, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी अकॉर्डेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON, ठीक है, जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हमें जल्द से जल्द जरूरत है वेरी शॉर्ट रेंज एंटी डिफेंस सिस्टम की। ठीक है, इसकी जरूरत एक्चुअली ये VON का मतलब AON का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का मतलब ये होता है, ये जो है जब DAC जारी कर देती है कि हमें AON यानी कि अकॉर्डेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जब इसे जारी किया जाता है, ठीक है, तो अकॉर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा पॉलिटी का पॉइंट है, लेकिन आप समझ लीजिए कि अकॉर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON इसे कहा जाता है। ये तब जारी किया जाता है जब डिफेंस हमारा जो पूरा डिफेंस मिनिस्ट्री है या डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जब उसको ये बात का अंदाजा हो जाता है कि अब हमको इसकी इमीडिएट जरूरत है, यानी इस डिफेंस मैकेनिज्म की, इस मिसाइल की, इस जो है वो मोर्टार की, इस जो है वो कह सकते हैं टैंक की, अगर हमें इस वक्त बिल्कुल इमरजेंसी में जरूरत है और हमें जल्दी से जल्दी इसे अपने बेड़े में शामिल करना है, जब ये नीड महसूस होती है किसको, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को, तो वो अकॉर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON जो है वो जारी करता है। ठीक है, तो जारी करता है, मतलब एक तरीके से डायरेक्शन देता है कि अब जल्दी से जल्दी इनका प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए और सीधे से प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए और इसे हमारे डिफेंस सिस्टम में शामिल कीजिए। ठीक है, तो ये किसके लिए कहा गया है, ये किसके लिए कहा गया इस हफ्ते, ये वेरी शॉर्ट रेंज एंड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कहा गया है। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसे ये बहुत ही छोटा सा ये एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जिसमें एक छोटी सी मिसाइल होती है। इसको शॉर्ट में बिल्कुल मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए कि ये छोटी सी मिसाइल होती है, और ये जो छोटी सी मिसाइल होती है, इसको आप जो है वो एक इंसान भी, एक इंडिविजुअल इंसान भी चला सकता है, एक इंडिविजुअल सैनिक भी चला सकता है, और इसे कुछ ग्रुप में कुछ 2-4 लोग मिलकर भी चला सकते हैं। और इसका टारगेट क्या होता है कि बहुत शॉर्ट रेंज में, ये सरफेस टू एयर मिसाइल होती है एक तरीके से, तो बहुत शॉर्ट रेंज में अगर बहुत ही कम ऊंचाई पर अगर दुश्मन का जहाज उड़ान भर रहा है, तो ये दुश्मन का जहाज अगर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है, बहुत नीचे है और बहुत कम दूरी पर है, तो आप इस डिफेंस सिस्टम की मदद से मिसाइल को दागकर आप क्या कर सकते हैं, दुश्मन के जहाज को या उसके हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसके हेलीकॉप्टर को या उसके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसकी मदद से आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी WSHORAD की मदद से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं। तो ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होता है, यानी मैन इसे पोर्टेबल तरीके से इसे कैरी कर सकता है, यानी इसको 2-4 लोग मिलकर एक जगह से दूसरी जगह इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं और इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेट कर सकते हैं। तो कितनी दूरी के ये एयर जो टारगेट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो माना जाता है कि 200 मीटर से 6 किलोमीटर, 200 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की रेंज, मतलब कि जो 250 मीटर से लेकर, अगर जो दुश्मन का जहाज है या हेलीकॉप्टर है या कोई भी जो भी अटैक जिस चीज से मतलब एयर अटैक हुआ है, उसको हवा में अगर वो 250 मीटर दूर है या 6 किलोमीटर दूर है, तो 250 से लेकर 6 किलोमीटर दूरी के टारगेट को ये अचीव कर सकता है, यानी ये मिसाइल उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, दुश्मन के एयर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट रेंज होता है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके, इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इसको कहीं पर भी ले जा, मिसाइल पूरे सिस्टम को जो ले जाना या उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजिट करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इसको आसानी से कुछ लोग मिलकर इसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर सकते हैं और इसको हैंड ऑपरेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल ऑपरेशन हो सकता है, साथ ही साथ कुछ लोग मिलकर, 2-3 लोग मिलकर भी इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसकी रेंज कितनी होती है? 250 मीटर से 6 किलोमीटर होती है। ये बहुत लाइट वेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पोर्टेबल होता है, कहीं पर भी इसको एक साथ करके सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती है, पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। दिस कैन बी फायर्ड बाय इंडिविजुअल और स्मॉल, मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में, इसको फायर किया जा सकता है। तो इसकी अर्जेंट नीड अब हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जताई है और अब इसको जल्दी से जल्दी डिफेंस सिस्टम में शामिल किए जाने का जो प्रोसेस है उसे शुरू कर दिया गया है, ठीक है। तो इसे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो होप कि ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से 2018 में पूछा गया था, ठीक है, इसका जवाब दीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यूपीएससी का, ठीक है। व्हाट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड समटाइम सीन इन द न्यूज? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन गुजरा होगा। तो बताइए, वही रिकॉल कीजिए, मैंने कहा ना रिकॉल करने के लिए आपको। एन इजरायली रडार सिस्टम, इंडियाज इंडिजिनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम, an American anti-missile system and a defense collaboration between Japan and South Korea। जल्दी से बताइए, याद होगा आपको, आप ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भैया, प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर करिए, ठीक है। बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, बहुत सारी न्यूज आपको मिलती हैं, बहुत सारी एसोसिएटेड जानकारियां आपको यूपीएससी के फ्यूचर में पूछी जा सकती हैं या किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो होप कि आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया होगा। तो आज के लिए इतना ही है और मैंने कोशिश करी है कि अपनी बेस्ट तरीके से आप लोगों को सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश करी है। मुझे लगता है हर एक चीज 101% आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और अगर ये वीडियो, ये जो क्लास है, ये आप लोगों को बहुत पसंद आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, ठीक है। और आपका जो शेयर होता है, आपका जो कमेंट होता है, वो हमें मोटिवेशन देता है, ठीक है। मोटिवेशन और अच्छा मेहनत करने के लिए, और ज्यादा आपके लिए मेहनत करने के लिए। तो प्लीज कमेंट कीजिए और मोटिवेट कीजिए और साथ ही साथ तैयार हो जाइए एग्जाम के लिए। और हम लोग आपको जितनी मदद कर सकते हैं, जिस तरह से मदद कर सकते हैं, हम लोग करेंगे और आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीक तक के लिए, फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।